न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा, कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर रही चिंता का सबक, पीएम मोदी से मिलकर भावुक हुई शुभम पत्नी। तो खबरें विस्तार से। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में हाल ही में पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित नागरिकों के लिए राहत तथा पुनर्वास पैकेज की मांग की है। राहुल गांधी ने हाल ही में पुंछ का दौरा किया था, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनके हालात का जायजा लिया था। पीएम को लिखे पत्र में राहुल गांधी ने कहा, मैंने हाल ही में पुंछ का दौरा किया, जहां पाकिस्तानी गोलीबारी में चर्चा बच्चों सहित 14 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस अंधाधुंध हमले ने आम नागरिकों इलाकों में भारी तबाही मचाई। राहुल गांधी ने अपने पत्र में आगे कहा है कि पुंछ और सीमावर्ती अन्य क्षेत्रों के लोग दशकों से शांति और भाईचारे के साथ रह रहे हैं। उन्होंने लिखा, आज जब वे इस गहरे संकट से गुजर रहे हैं तो हमारा मानवीय और राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम उनके दुख को समझें और उनके जीवन को फिर से संवारने के लिए हर संभव सहायता दें। आ जाओ। ये पुंछ वो सिटी है जो 65 की जंग में पीसफुल रही, 71 की जंग में पीसफुल रही, 91 की कारगिल वार में ये पीसफुल सिटी रही, मगर In a dramatic escalation of cross-border shelling, Pakistan intensified its artillery fire along the line of control on Wednesday, targeting civilian areas in Jammu and Kashmir. एक हंसता खिलता शहर जो है आज वीरान है, उजड़ा हुआ है। तो कभी इतनी दहशत इतनी एज में हमने भी नहीं देखी, और घर के अंदर फट रहे हैं, पूरे मकान कांप रहे हैं, पूरे शीशे गिर रहे हैं ऊपर, मकान की खिड़कियां गिर रही हैं। तो ये तो हमें उम्मीद नहीं थी कि हम अभी नेक्स्ट दोबारा ऐसा देखेंगे, जिंदगी मिलेगी दोबारा, लेकिन ऊपर वाले का देन था जो आज हम जिंदा है। इन्होंने बोला रात को लाइटें बंद कर दो, हमने थोड़ा सा ये करना है वो करना है, लेकिन पूरा जंग का माहौल बना दिया यहाँ पर। यहाँ पे काफी मतलब शेल्स गिर रहे थे। एग्जैक्टली कितने मतलब इस एरिया में कितने गिरे? मोर देन 5 तो गिर चुके थे सुबह। मतलब अगर यहाँ की बात करेंगे 2 यहाँ गिर गए थे। इसी बिल्कुल क्राइस्ट स्कूल के अपोजिट में ही एक हमारे प्रोफेसर हैं, कजन है, उनके घर भी गिर चुका है, उनकी गाड़ी डैमेज है। सब लोग डर चुके थे, हम भी डर चुके थे और कोशिश कर रहे थे किसी सेफ जगह पे हमें जाया जाए। 7 तारीख को रात 2 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक शेलिंग होती रही, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान इस वार्ड नंबर 3 में हुआ है। ये पूरी वार्ड नंबर 3 में कम से कम इधर कोई 20 से 25 मकान डैमेज हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा मकान ये है महीदुद्दीन शेख साहब का। जो हम बोलेंगे वो आप दिखा नहीं पाओगे, दिखाओगे नहीं, फायदा क्या है उसका बोलने का? आप बताओ, हम दिखाएंगे। आज से पहले भी मीडिया पर्सन बहुत आए यहाँ पे, नेता लोग भी आए, एलजी साहब आए, किसी ने ये नहीं देखा कि किस घर में नुकसान है। अब हम बात बताएं कि किसके सामने बात रखें। ये चेस्ट में लगी है मेरी, यहाँ पे स्प्लिट लगा, यहाँ पे आ गया इधर तक। ये मेरी मिसिस को लगी हुई है, देखो। जब लगता है 1 लगे, 2 लगे, 3 लगे, फिर उसके बाद 2 सिलेंडर फटे, फिर स्कूटी पेट्रोल की भरी हुई वो फटी। हमारे सब पे तो 6 धमाके हुए। हम उस हिसाब से पता नहीं कैसे हमें उस अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे दी है। हमारी सारी ज़िंदगी की कमाई यही थी जो इस पे लगा दी है। अब आगे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, अपना काम क्या करेंगे, तो कैसे करेंगे? मेरे साथ में ये गली में 2 बच्चे, जुड़वा बच्चे थे, वो दोनों की यहाँ पे अपना डेथ हो गई। इसी गली में, इसी मेरे मकान पे पड़े तीनों। तो इधर से जो है अपना स्प्लिटर वगैरह जाकर उनको लगे तो वो वहीं पे मार गए दोनों बच्चे। तो आप कहाँ से आ रहे थे? सर मैं उस साइड से आ रहा था, वहाँ से। मैं जब बच्चे जो थे सर वो वहाँ आगे थे और जीजू मेरे जब मैं वापस आया सर इस घर के अंदर थे सर, वहाँ बैठे हुए थे सर। जो जीजू मेरे थे वो यहाँ थे। जब मैं दोबारा वापस आया तो यहाँ से अंदर से मैंने उनको उठाया, तो बच्चे जो थे सर वो आगे थे सर, वो लास्ट। यहाँ पे औरत खड़ी? हाँ, नहीं इनसे ही जहाँ पुलिस वाला खड़ा था वहाँ पे। तो मैं वहाँ से आ रहा था तो ये शेल गिरा कहाँ? वो पीछे गिरा उधर, और स्प्लिटर्स वहाँ से आए? वहाँ से आए सर, उनको लगे। जीजू मेरे पता यहीं गिर गए थे कहीं, बच्चे वहाँ। ये ऊपर लगे हैं ये? हाँ हाँ ऊपर, वहाँ बच्चे वहाँ आ गए थे। जब मैं आया मैंने वहाँ से उठा लिया। मैं इसलिए बचा कि मैं उस गली से उस साइड था सब। हेलो
you lost your little friends. I'm very sorry about that. आप ज़्यादा तो नहीं घबराए हो? हाँ, बिल्कुल नहीं. ठीक है? Love you. I want you to know that you are extremely brave children, and we are very, very proud of you. Don't worry. Everything will come back to normal. एक ही बेटा? जी, एक ही बेटा, एक ही बच्चा है? एक ही बच्चा। तो बस वो भी काफ़ी डर गया था, शेलिंग काफ़ी हो रही थी। फिर सुबह जब यहाँ स्प्लिंटर गिरने लगे, यहाँ पर हमारे यहाँ से आप आए, काफ़ी स्प्लिंटर थे यहाँ पर, तो डर लग गया कि एक ही बच्चा है, उसको किसी तरीके से सेफ जोन में ले जाए। तो कोशिश की, बस वो कोशिश थी, तो उस कोशिश में तो घर के बाहर थे आप? कहाँ पे थे आप? तब हम गाड़ी में यहाँ से जा रहे थे। ये बहुत अच्छा, गाड़ी में लगा? गाड़ी के साइड में लगा, वहाँ से सेफ जगह जाना चाहते थे, वहाँ बम गिरा गाड़ी के नज़दीक। सर बात ऐसे है कि कुछ हमारी गवर्नमेंट की कमी रही, हमारी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों को अभी नहीं किया। और सबसे बड़ा दुख ये है, दो हादसे हो गए, दो चीज़ हो गई। एक तो ये कि सर इनके सर से शायद छिना गया, दूसरा सर ये कि नेशनल मीडिया ने उनको जो इंटरनेशनल टेररिस्ट बना कर रख दिया। एक इनोसेंट आदमी को जो 21 साल से यहाँ पढ़ा रहा था एज ए टीचर, उसको जो है उन्होंने, वो इस फैमिली के लिए इतना बड़ा सेटबैक था, वो सदमा ये झेल नहीं सके, ये फैमिली बर्दाश्त नहीं कर सके। तो हम ये चाहेंगे कि ये मीडिया का जो नेगेटिव रोल है ये ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल, हमारी इस ग्रेट नेशन के लिए सबसे नुकसान बहुत खराब नेगेटिव रोल है इनका। जी हाँ, हम चाहते हैं हर चीज़ में। मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों को इंसाफ मिले। और सबसे बड़ा जो इस हमारा जो LOC पर प्रॉब्लम है, वो हमारा हेल्थ सेक्टर है, बड़ा कमज़ोर है। हम सबसे ज़्यादा सफ़र जो हो रहे हैं, परेशान हैं हेल्थ सेक्टर के ठीक ना होने की वजह से। बहुत बुरा हाल है सर, इसका आप जरूर ठीक है। ये सर यहाँ आकर गिरा, ये शीशे वगैरह सब टूट गए। वैसे टेम्परेरी हमने ये हमारे ये देखे सर, ये पड़ा यहाँ, ये यहाँ पड़ा। उस साइड से आ रहे हैं? उस तरफ से, तो वो पाकिस्तान की पहाड़ी है, वो सामने वाली। ओके, आप मुझे बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या लाना चाहते हैं? इसीलिए आया हूँ मैं, बताइए सर। हमारा ये रिक्वेस्ट है, जो माली नुकसान हुआ है लोगों की छत जो है वो टूट गई, कुछ घर ऐसे हैं जिनको रिपेयर के काबिल नहीं है। मतलब पूरा हमारा कहने का मकसद ये है कि कोई ना कोई एक ऐसा पैकेज जो है प्राइम मिनिस्टर पैकेज हो, जो कि इन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए, रीबिल्ड किया जाए इनकी प्रॉपर्टीज को। इस किस्म की कोई जो है यहाँ पे हमारे बंदे शहीद हुए, नरेंद्र भाई मोदी जी 22 मिनट उन्होंने स्पीच की, पुंछ का नाम उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया। हमें पूरा यकीन है राहुल जी के जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए आवाज बुलंद करेंगे, 50 लाख की आवाज बुलंद करेंगे। ये इसीलिए पुंछ की हम इंडियन आर्मी के साथ हैं। पाकिस्तान ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, मदरसे और शिवलिंग को नहीं बख्शा, जिसके अंदर हमारे 13 लोग जो है पुंछ के शहीद हो गए और हजारों की तादाद में हमारे मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आप इस दुख की घड़ी में बहुत दूर से चल के यहाँ आए हैं, जिससे हमारा सीना जो है वो गर्व से मैं कह नहीं सकता। आई हैव नो वर्ड्स टू से बिफोर योर गुड सर्विस। हमारी यही दुआ है। मैं यहाँ मेरे इसमें 2 लक्ष्य हैं। एक तो आपकी क्या सिचुएशन है उसको देखने, जो आपको दुख हुआ है, चोट लगी है, उसको समझने, और फिर जो आपकी इश्यूज़ हैं उनको मैं या डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को लिखूं या फिर मैं पार्लियामेंट में रेज़ करूं, तो आपकी आवाज़ थोड़ी मतलब नेशनल लेवल पे रेज़ करी जाए। ये मेरा लक्ष्य था। ठीक है, थैंक यू। हम गरीब लोगों का तो कोई था नहीं, कोई इसमें कसूर नहीं था, कोई दोष नहीं था। जिसका भी अगर पाकिस्तान ने ये नापाक हरकत की तो ये करते वो आर्मी का आपस में टकराव था, लेकिन उन्होंने सिविलियन को अटैक किया। जो भी है, हम लोग बॉर्डर के लोग हैं, लेकिन हमें नुकसान ही देखना पड़ता है, जान का नुकसान, मकान का, जो भी है। पीछे ही जा रहे हैं हम, आगे की तरफ नहीं जा रहे। आज सारे जो है सारे तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हम बैक जा रहे हैं। हमारे घर में मौतें हो रही हैं और हम बैक जा रहे हैं और बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। तो सही लड़ाई पाकिस्तान की जिस शहर में आप आए हैं, ये कम्युनल हार्मोनी की एक एग्जाम्पल है और बेहतरीन एग्जाम्पल है। हिंदुस्तान के वो 10 शहर
जहां बेहतरीन कम्युनल हार्मोनी का माहौल है, उसमें एक सिटी आपको पुंछ मिलेगा जहां पर हिंदू, सिख, मुसलमान भाई भाई बनकर रहते हैं, एक दूसरे के गम में शरीक होते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना की बढ़ती रफ्तार बन रही चिंता का सबब। देश में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है। संक्रमितों का आंकड़ा 1000 के पार हो गया है। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक, केरल समेत तमाम राज्यों में मामले सामने आ रहे हैं। बात करें दिल्ली की तो एनसीआर की तो सोमवार तक के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 104 संक्रमित मिल चुके हैं। गुरुग्राम में शुक्रवार को 3 नए मरीज मिले हैं। पिछले 10 दिन में शहर में 16 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। आज मिले संक्रमित सेक्टर 53, सेक्टर 24 और सेक्टर 83 से सामने आए। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीते दिन बताया था कि दिल्ली में कोविड के 19 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सीएम ने लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में कहा था कि दिल्ली सरकार सतर्क है और अस्पताल तैयार है। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया था कि 19 मरीज अस्पतालों में भर्ती है, बाकी का इलाज उनके घरों में जारी है। मगर कोविड-19 अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचा है जहां लोगों को चिंता करने की जरूरत। बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम मोदी से मिलकर भावुक हुई शुभम की पत्नी। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी के परिवार से शुक्रवार को पीएम मोदी ने चकेरी एयरपोर्ट पर मुलाकात की। करीब 8 मिनट की इस मुलाकात में शुभम के माता पिता और पत्नी ईशान्या प्रधानमंत्री के सामने अपने आंसू नहीं रोक सके। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि उनके बेटी की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। पीएम मोदी की भावुक हो गए और परिवार को ढांढस बांधते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन सिंदूर को रोका नहीं गया है, यह आगे भी लगातार जारी। उन्होंने संवेदना दी है, पूरे परिवार के साथ खड़े हैं, ये उन्होंने बोला है। पूरे देश, पूरा सरकार हमारे साथ खड़ी है। Just met the Prime Minister Narendra Modi. Aishanya, what was the meeting all about and how are you feeling right now after meeting Prime Minister? Actually, he was just here to give his condolence and जितने भी देर उन्होंने हमसे बात करी है, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि ये पूरा देश और हम सब आपके साथ खड़े हैं। वो दुखी थे, उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से समझ में आ रहा था। पापा के पास भी आके उनके कंधे पे हाथ रख के उन्होंने बोला कि हम सब खड़े हैं आपके साथ और ये लड़ाई हमारी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, ये लड़ाई और बड़ी है और चलेगी। और पर्सनली उन्होंने मुझसे इस पूरी ये जो इंसिडेंट था उससे रिलेटेड पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने बजे, सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन थी। बाकी वो सब खुद जानते थे, वो खुद मुझे लगता है वो सभी के ऊपर उन्होंने नज़र रखी है। मैं कहाँ से हूँ या फिर ये फैमिली के बारे में, शुभम क्या है, सब जानते थे, सब उन्हें ऑलरेडी। प्रधानमंत्री ने आपसे ये भी बोला कि जो लड़ाई है टेररिज्म के अगेंस्ट वो भी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल, उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि लड़ाई लंबी है और अभी चलेगी, उन्होंने ये बोला, तो इसका मतलब है। आपसे इंक्वायर भी करा उन्होंने इंसिडेंट्स के बारे में, जो वहाँ पे किस तरीके की गतिविधियां हुई? जी, उन्होंने पूछा वहाँ पे क्या कैसे हुआ था। इवन मेरे 1-2 ओपिनियंस थे, वो भी उन्होंने पूरा सुना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तब मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि वो इंटरनली हिंदू मुसलमान को अलग करना चाह रहे हैं, शायद इसलिए वो आए थे, या फिर कश्मीर में चीज़ें सही हो रही थी, वो उसे ख़त्म करना चाहते थे इसलिए आए थे। उन्होंने सुना और एक्नॉलेज किया इस फैक्ट्स को। क्या बात अपने प्रधानमंत्री ने अपने आपके सामने इस पूरी बात सुन के रखी? उन्होंने कहा कि मुझे भी, मतलब हम सबको भी इस घटना से यही लगता है कि यही रीज़न थे उनके यहाँ पे इस तरीके से अटैक करने का, नहीं तो ये पहला टेरर अटैक है जहाँ पे धर्म पूछ के मारा जा रहा है, तो इसका यही मतलब। आपकी पूरी मीटिंग रही, कैसे देखती हैं इसको? भावुक बोल है आपके लिए? बिल्कुल भावुक है, वो खुद भी बहुत भावुक थे और पूरे परिवार से मिलकर उन्होंने यही बोला कि पूरा देश आपके साथ आज खड़ा है। जब आपने प्रधानमंत्री जी को कहा होगा कि धर्म पूछ के उन्होंने मारा, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? मैंने उनसे ये बोला कि वो धर्म के लिए हमें धर्म में बांट रहे थे। मैंने ये नहीं कहा कि वो धर्म पूछ के मारा, ये तो सबको पता ही है। मैंने उनसे ये कहा कि वो पाकिस्तानी, वो टेररिस्ट आके हमसे धर्म पूछ के हमें मार रहे थे, वो इंटरनली हमें हिंदू मुसलमान में बांटना चाह रहे थे। क्या मैंने ये बोला। तो उसका प्रधानमंत्री जी का रिएक्शन? उन्होंने कहा कि वो दोबारा मिलेंगे और फिर इस बारे में या फिर जो भी चीजें हैं वो आगे बात करेंगे। किस तरह की बात हुई? माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल करके हमारे परिवार ने उनका आभार व्यक्त किया कि उन्होंने जो 22 अप्रैल का जो नृशंस घटना हुई थी उसके जवाब में
आतंकवाद पे बहुत ही कठोर प्रहार किया। पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने का सेना को खुली छूट दी। उसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त किया, अपने परिवार की तरफ से आभार व्यक्त किया और ये कहा कि प्रधानमंत्री जी, आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, मेरा पूरा परिवार, पूरा समाज आपके साथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस घटना पे गहरा दुख व्यक्त किया हमारे परिवार के साथ। ईशान्या से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जो ये लड़ाई है हमारी, वो जारी रहेगी और हम आतंकवाद का समूल विनाश करेंगे। शहीद का दर्जा आज चूंकि प्रधानमंत्री जी कानपुर आए थे, किसी तरह की कोई मांग रखने जैसा कोई विषय नहीं था। मैंने प्रधानमंत्री जी से सिर्फ इसलिए मिलने की इच्छा व्यक्त की थी कि मैं उनका आभार व्यक्त कर सकूं, जैसा उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। कुछ प्रधानमंत्री जी ने शुभम को लेकर आप बहू और आप लोगों से कुछ कहा होगा? जी हाँ, बिल्कुल बात की। वो शुभम, उनको सारी जानकारी थी प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने बहू से बात की, किस तरह घटना हुई उस दिन, उसके बारे में बहू से जानकारी ली और बातचीत करते हुए सभी लोग भावुक हो गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत भावुक हो गए थे और निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि इस घटना से उनको बहुत कष्ट है और निश्चित तौर पे वो आतंकवाद के खिलाफ और भी निर्णायक कार्रवाई करेंगे। किस तरह का क्षण था जिस वक्त प्रधानमंत्री जी आपके सामने खड़े थे? जी, बहुत भावुक क्षण था, बहुत भावुक क्षण था उस समय। प्रधानमंत्री खुद भी, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद भी बहुत भावुक हो गए थे और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री जी को इस घटना को लेकर बहुत गहरा दुख है और वो बिल्कुल संकल्पबद्ध हैं कि आतंकवाद का सफाया ही करके मानेंगे। पिताजी से क्या कुछ बातचीत हुआ? बढ़ते अगली खबर क्या? बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश का मास्टर स्ट्रोक। बिहार चुनाव 2025 से पहले सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा दांव चल दिया है। बिहार में कुछ महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव होना है। इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सुशासन बाबू ने अगड़ी जातियों के लिए बड़ा ऐलान किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगड़ी जातियों के विकास के लिए राज्य में एक आयोग बनाने की घोषणा कर दी। बता दें, इस आयोग को उच्च जाति आयोग का नाम दिया गया है। वहीं भाजपा नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन को इस आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। बिहार में अगड़ी जातियों के लिए बनाए गए इस आयोग का कार्यकाल 3 साल का होने वाला है। इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, यह तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। बढ़ते अगली खबर क्यों? हरियाणा सचिवालय को बम उड़ाने की धमकी, हाई अलर्ट पर पुलिस। चंडीगढ़ में स्थित हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास और हरियाणा सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस धमकी का खुलासा होने के बाद पूरे चंडीगढ़ में हड़कंप मच गया है। धमकी के बाद से चंडीगढ़ हाई अलर्ट पर है और बम व डॉग स्क्वाड की मदद से दोनों इमारतों की तलाशी ली जा रही है। चंडीगढ़ पुलिस ने पहले एहतियात के तौर पर सचिवालय को खाली करवा दिया था। सचिवालय और सीएम हाउस में बम और डॉग स्क्वाड बुलाकर सर्च ऑपरेशन चला जा रहा है। धमकी के बाद हरियाणा सचिवालय में CISF, हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस और CID भी अलर्ट हो गई है। वही ईमेल की जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक धमकी भरा ईमेल हरियाणा CID को भेजा गया था। पुलिस और गुप्तचर एजेंसियां मामले की जांच कर रही है। हमारे कर्मचारी कर खड़े उससे थोड़ा पीछे आ जाए। सभी फ्लोर ऐसी जो भी फ्लोर ऐसी मौजूद है उनसे गुजारिश है कि इंश्योर करें कि सारे फ्लोर खाली हो गए और अपना अपना रिपोर्ट दें। इंश्योर करें कि सारे फ्लोर खाली हो चुके, कोई भी कर्मचारी किसी फ्लोर पे मौजूद न हो और इंश्योर करके IC को रिपोर्ट दे, जल्दी करें। अभी भी एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूँ, जो भी कर्मचारी हमारे बिल्डिंग के अंदर मौजूद है, अगर उनको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो कृपया जल्दी से जल्दी बिल्डिंग को खाली कर दे और हमारे CISF के दल सदस्य इंश्योर करें कि सारे फ्लोर्स खाली हो चुके, कोई भी सदस्य बिल्डिंग के अंदर मौजूद न हो, वो कहीं भी हो, जल्दी से जल्दी बिल्डिंग को खाली कर दे। और जो भी सदस्य बिल्डिंग के नजदीक खड़े वो भी कृपया बिल्डिंग से थोड़ा दूर आ जाए, बिल्डिंग के किनारे खड़े न रहे, बिल्डिंग से उचित दूरी बना ले
इस तरह की परिस्थिति में हम उनसे सहयोग की आशा करते हैं। फिर उनसे एक बार गुजारिश कर रहा हूँ कि जो भी सदस्य फ्लोर के अंदर मौजूद है वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए और असेंबली पॉइंट पे आ जाए। सारे फ्लोर ऐसी इंश्योर करें कि बिल्डिंग खाली हो चुकी है। कोई भी सदस्य, कोई भी कर्मचारी पंजाब और हरियाणा दोनों सचिवालय में काम करने वाला बिल्डिंग के अंदर न हो, वो कृपया बिल्डिंग से बाहर आ जाए और अपने फ्लोर ऐसी इंश्योर करने के बाद कि बिल्डिंग खाली हो चुकी है, कृपया ऐसी को रिपोर्ट दें। बढ़ते अगली खबर क्या, देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर सीएम मोहन ने लिखा ब्लॉग। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती अवसर पर एक ब्लॉग लिखा। उन्होंने लिखा है, आज भोपाल में लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसका समूचा दायित्व मातृशक्ति संभाल रही। इस महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन महोत्सव में माननीय यशस्वी पीएम मोदी जी भोपाल पधार रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का आत्मिक स्वागत करता हूं। उन्होंने लिखा कि हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है, देवी अहिल्याबाई होलकर ने परिपूर्ण सुशासन व्यवस्था, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, समरण, समाज सुरक्षित, समृद्ध राज्य का एक आदर्श प्रस्तुत किया है। उन्होंने पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक करीब 130 विखंडित मंदिरों का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण किया है। देश भर में सांस्कृतिक गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा की ओर देश को एक सूत्र में पिरोया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, कानपुर की धरती से गरजे पीएम मोदी। कानपुर की धरती से प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत अब जवाब नहीं देने में हिचकेगा। पीएम मोदी ने कहा है कि हमने आतंकियों को ठिकाने को पाकिस्तान के भीतर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह किया है और अब उनका स्टेट और नॉन स्टेट खेल नहीं चलेगा। उन्होंने कानपुरिया अंदाज में कहा, दुश्मन कहीं भी हो, हॉक दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर भी दिखाई गए सैन्य ताकत और स्वदेशी हथियारों को क्षमता पर भरोसा जताते हुए पीएम ने आत्मनिर्भर भारत की मजबूती का भी संदेश दिया है। कानपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने 47,600 करोड़ रुपए के 15 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। एक समय था जब भारत अपनी सैन्य जलिए अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। हमने उन हालातों को बदलने की शुरुआत की। भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए तो जरूरी है ही, ये देश के आत्मसम्मान के लिए भी उतना ही जरूरी है। इसलिए हमने देश को उस निर्भरता से आजादी दिलाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया और ये पूरे यूपी के लिए गर्व की बात है। वो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता में बड़ी भूमिका निभा रहा है। बढ़ते अगली खबर क्या, एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी, महिला पायलट उड़ाएगी प्लेन। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर राजधानी के जम्बूरी मैदान में शनिवार को होने वाला महिला महासम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर समर्पित रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन की संबोधित करेंगे। नारी शक्ति के सम्मेलन में ऑपरेशन सिंदूर की अहम किरदार कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर फ्यामिका सिंह केंद्र रहेंगी। भाजपा पार्टी कार्यालय से लेकर कार्यक्रम स्थल तक उनके 1000 से ज्यादा कट आउट लगाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले जम्बूरी मैदान में तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ अन्य कई पार्टी नेता और सदस्य भी शामिल रहे। पीएम मोदी कल मध्य प्रदेश आ रहे हैं।
बढ़ते अगली खबर की ओर। आखिरकार नेपाल बॉर्डर से नीलेश चौहान गिरफ्तार। वैष्णवी मृत्यु प्रकरण में मुख्य आरोपी नीलेश चौहान को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले वह कई दिनों से फरार था। पुलिस को आशंका थी कि वह देश छोड़कर भाग सकता है, इसी कारण उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी की गई थी। अब पिंपरी चिंचवड़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नीलेश को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार नीलेश चौहान को अब पुणे लाया जा रहा है। बीते कुछ दिनों से पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे। जानकारी के मुताबिक वैष्णवी के नवजात शिशु को नीलेश को 2 दिनों तक अपने पास रखे हुए था। जब वैष्णवी के परिजन बच्चे को लेने पहुंचे तो नीलेश ने उन्हें बंदूक दिखाकर धमकाया, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। इसके बाद वह फरार हो गया। आरोपी नीलेश चौहान की संपत्ति जब्त होने की भी संभावना है। बता दें कि पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने उसके खिलाफ 29 मई को ही स्टैंडिंग वारंट जारी किया। बौद्धवी पुलिस स्टेशन में जो डाउरी रिलेटेड केस रजिस्टर हुआ था, उसमें नीलेश चौहान वांटेड केस था। उसके पीछे क्राइम ब्रांच के 3 टीम लगे हुए थे और आज दोपहर में उसको भारत नेपाल बॉर्डर के पास से उसने क्राइम ब्रांच ने उसमें ताबे में लिया है और आज देर रात तक उसको अपने ज्यूरिडिक्शन में लाया जाएगा। जब उसका नाम गुने में इंक्लूड किया गया, उसके बाद में वो यहाँ से मुंबई से फिर बाय रोड दिल्ली से गोरखपुर और बाद में वो नेपाल में गया हुआ था। कुछ बाद वो भारत नेपाल बॉर्डर इधर उधर करता रहता था। आज सुबह जैसे ही वो भारत के ज्यूरिडिक्शन में आया, हमारी टीम ने उसको ताबे में लिया और फिलहाल तो उसको यहाँ पे लाया जा रहा है। उसको यहाँ लाने के बाद में इन्वेस्टिगेशन जो टीम है उसको इंट्रोगेट करेगी और जो भी उसका रोल है ऑफेंस में, उस हिसाब से उसके तहकीकात की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिस्तान ने मार गिराए 5 एयरक्राफ्ट। बीजेपी के वरिष्ठ नेता के बयान से मचा बवाल। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने हाल ही में एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने 5 भारतीय लड़ाकू विमान मार गिराए। स्वामी ने राफेल विमानों की क्षमता पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार जांच रोकने का आरोप लगाया। यह बयान एक इंटरव्यू के दौरान दिए गए। सुब्रमण्यम स्वामी ने फ्रांस से खरीदे गए राफेल विमानों की क्षमता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राफेल विमान भारत के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं है। इसके अलावा उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में जांच से रोका गया है। इस वीडियो को कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा है कि अब बोलो कि भाजपा के यह वरिष्ठ नेता भी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। इस वीडियो पर लिखा है कि राहुल गांधी ने सही कहा। स्वामी का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग बीजेपी नेता के दावों पर चर्चा कर रहे हैं तो कुछ आलोचना भी कर रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं। कितने गिरे हैं बताइए? 5 पाकिस्तान ने
अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। ओके, उसमें कुछ चाइना का भी रोल था सर? चाइना के प्लेन्स तो चाइना के ही थे। हाँ, चाइना के लोगों ने नहीं किया। चाइना ने जो हवाई जहाज़ दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज़ थी, और जो फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे, और हमारे उनके जो हवाई जहाज़ है उन्होंने 5 को गिराया था। आपका मतलब रफेल ने अच्छा काम नहीं किया? रफेल तो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। वो उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते, क्योंकि होने नहीं देगा वो। अब वक्त हो चल दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मिनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।